जय हिंद एवरीवन। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस के पास्ट ईयर्स क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जिन लोगों ने हमारे लास्ट के 2 सेशन नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हैं, हमने उसमें लाइंस और एंगल को कंप्लीट कर दिया है। आज के सेशन में देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखो, आप पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को सोल्व करो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखो। क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस दैट फॉलोज द एंगल एबीसीडी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इन द रेशियो 1:2:4:5 एंड व्हाट इज द cos a plus b इज इक्वल टू। पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर 4 साइड होती है। लेट्स से कुछ भी हो सकता है, वो ए बी सी एंड डी। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इसके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं बात करूं यहां पे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये छोटी सी बात आपको पता थी तो इस क्वेश्चन पे अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाता। उसने क्या बोला है, द रेशियोज ऑफ देयर एंगल इज 1:2:4:5। और रेशो में ये चीज आप सभी सीख के आए हैं कि अगर आपको एंगल्स का रेशो दे रखा है तो हम एज इट इज उनको मान लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी रेशो एंगल डी इज इक्वल टू 1:2:4:5। मैं कह सकता हूं एंगल ए की वैल्यू कितनी है 1, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 2 एंड सो ऑन। तो अगर सारे एंगल्स का मैं सम करूं तो हमारे हिसाब से कितना आया, 2 और 1 3, 4 3 7 और 5 12। लेकिन इस 12 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हमारे हिसाब से कितने आया 12, लेकिन एक्चुअली में सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो यहां पे हम एंगल ए बी सी डी को फाइंड कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि एंगल ए की वैल्यू है वो कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री। ऐसे ही आप कह सकते हो कि एंगल बी कितना है 2 डिग्री। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो एंगल बी आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। और ऐसे ही आप फाइंड कर लोगे कि एंगल सी कितना है 120 डिग्री एंड एंगल डी कितना है यहाँ पे आपके पास 150 डिग्री। अब उसने आपसे क्या पूछा है, ये आपको इतना निकालना आना चाहिए था क्योंकि आगे 3 क्वेश्चन और हैं। हमसे क्या पूछा है उसने कि व्हाट इज cos a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना आ रहा है 90। तो cos 90 की वैल्यू अब ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो cos 90 कितना होता है यहाँ पे 0 होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 0। इतना करना आपको आना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज cosec c माइनस डी प्लस बी इज इक्वल टू, और इसको आप लिख सकते हो cosec c प्लस बी माइनस डी। यहां पे देखो अगर मैं बात कर रहा हूं कि c हमें क्या निकालना है c प्लस बी माइनस डी, तो c प्लस बी कितना है 180 में से d माइनस कर दिया तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा है आपसे cosec 30 की वैल्यू। देखो अगर आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, वैसे आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए cosec 30 की वैल्यू क्या होती है। अगर नहीं याद तो आपको दिमाग में रखो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 cosec थीटा के बराबर होता है। तो और मैं कह सकता हूं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। तो आपको sin 30 की वैल्यू अगर पता है उसको उल्टा कर देंगे। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 का उल्टा 2। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ब्रावो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी जो हमारे पास डाटा था उसी को इस्तेमाल करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको यह पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, अगर आपके पास एक सर्कल है तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहां लाई करेंगे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करेंगे, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी खास बात क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो उसको हम क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, और या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी
180 डिग्री आना चाहिए। अगर ABCD है तो क्या आ रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना आएगा 150, कितना आना चाहिए था 180 आना चाहिए था। अगर B प्लस D ऐड करेंगे तो देखो 180 से ज्यादा हो रहा है, 210 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं कि साइन B माइनस A इज इक्वल टू कॉस D माइनस C। अगर आप सभी को पता है, अगर आपको साइन और कोस की वैल्यूज याद है तो आपको पता है साइन और कोस इक्वल कब होता है, जब 45 डिग्री हो, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो 45 पे ही साइन और कोस दोनों बराबर होते हैं। B माइनस A, अगर हम यहां पे देखेंगे B माइनस A कितना है 30, तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा ये साइन 30। सेकेंड वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू कॉस, अब D माइनस C कितना है, तो D माइनस C यहां से हमारे पास कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को पता है बेटा। वैसे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि साइन 30 और कोस 30 बराबर नहीं होते हैं। साइन और कोस की वैल्यू जो इक्वल होती है वो हमेशा 45 डिग्री पे होती है। अगर नहीं भी पता है तो वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू, तो देखो साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे इन द सेंस ये आपको वैल्यूज याद रखने का एक तरीका है। अगर आपको cos 30 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप sin 60 की वैल्यू निकालो। जो sin 60 की वैल्यू होगी वो आपकी cos 30 की वैल्यू होगी। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया इसमें गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। और ये उस पूरे जो डाटा हमारे पास दे रखा था उसका लास्ट क्वेश्चन है। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज sec स्क्वायर d माइनस tan स्क्वायर d इज इक्वल टू। आप में से बहुत से बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पे d की वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो चाहे थीटा कुछ भी हो जाए। तो आपको यहाँ पे d की वैल्यू पुट नहीं करना था, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होती है। जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये चीज सिखाई थी कि कभी भी अगर आपको ज्योमेट्री के अंदर बिना फिगर का कोई क्वेश्चन दिखे तो पहले आप हमेशा उसकी फिगर फॉर्म करो, क्योंकि अगर आप फिगर नहीं बना पाए तो आपको उस क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ABCD is a trapezium with parallel side AB is equal to 2 cm and DC is equal to 3 cm। तो एक ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है और DC कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर है। E and F are the midpoints of the non-parallel sides। ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है AD और BC, इनके मिड पॉइंट क्या क्या है E और F। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABFE। तो किसका एरिया पूछा है आपसे, ABFE का रेशियो बताना है आपको किसके एरिया के साथ। तो आपसे पूछा है EFCD, इन दोनों का एरिया का आपको रेशियो फाइंड करना है। देखो ध्यान रखो, कभी भी अगर आपको एक पैरेलल लाइन दिखे ट्रेपीजियम के अंदर, चाहे वो मिड पॉइंट पे हो फिर चाहे वो कहीं पे भी हो, और आपको पैरेलल लाइन के बीच के एरिया पूछा है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच के एरिया हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। मैं पहले आपको एक थ्योरम बताने वाला हूं। ट्रायंगल के अंदर आप सभी ने ये पढ़ा होगा। अगर ये एक ट्रायंगल है A, B एंड C और ये आपने एक लाइन खींची है, ये पैरेलल है किसके, बेस के। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये मिड पॉइंट पे भी हो सकता है और ये कहीं पे भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन दिखे, इसका मतलब है सिमिलैरिटी, इसका मतलब होता है थेव्स थ्योरम, इसका मतलब होता है BPT। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम, कई सारी थ्योरम है जो आपको दिखनी चाहिए, लेकिन पहली थ्योरम जो आपके सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए, कभी भी ट्रायंगल में आपको पैरेलल लाइन दिखे मतलब सिमिलैरिटी। हमेशा ऐसे ट्रायंगल जो भी फॉर्म होंगे वहां पे, उनमें हमेशा सिमिलैरिटी एप्लीकेबल होगी। और सिमिलैरिटी से ही हम ये कह पाते हैं कि अगर ये E है और अगर ये F है, तो ये जो आपको दिख रहा है, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट होगा तो साइड का रेशियो कितना होगा 1:1,
यहाँ पे भी कितना होगा 1:1। तो हमें अगर एरिया फाइंड करना होता है तो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, साइड्स के स्क्वायर की फॉर्म में। साइड का जो रेशियो होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये हम ट्रायंगल में हम पढ़ के आ रखे हैं। लेकिन उसको आसान तरीके से कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट हमेशा मान के चलेंगे हम जीरो, पॉइंट हमेशा मान के चलेंगे जीरो। जीरो में ये वाली जो वैल्यू होगी साइड की, तो जीरो में ये ऐड किया 0+1, इसका मतलब ई एफ की वैल्यू रेशियो की फॉर्म में आ गई 1। अब ये 1 है तो 1 इसमें ऐड करेंगे, तो 1 ये वाली साइड जो भी होगी 1 मतलब इसमें, तो ई एफ कितना है 1, 1 + 1 2। तो अगर मैं ई एफ और बीसी का रेशियो निकालूं तो रेशियो की फॉर्म में इनकी वैल्यू कितना है 1:2। मतलब अगर बीसी 2 है तो ई एफ की वैल्यू कितनी है 1। ये है सही तरीका थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने का। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एरिया। एरिया के लिए क्या करोगे, जिन भी पैरेलल लाइन के बीच का आपसे एरिया पूछा है उनके स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे मान लेते हैं इस ट्रायंगल का पूछा है तो ये कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो पैरेलल लाइन के बीच का कभी भी एरिया आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पैरेलल लाइन के स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे, तो रेशियो की फॉर्म में हमारे पास एरिया आ जाएगा। यहां पे अप्लाई करते हैं। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए थी कि किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर अगर हम स्लैंट हाइट के मिड पॉइंट पे कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ हमेशा क्या होगी, ये भी थेल्स थ्योरम से होता है प्रूफ। तो ई एफ की लेंथ जो होती है वो हमेशा होगी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितने हैं, उनका सम कितना है 3 और 2 5, तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। क्योंकि देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, इनके बीच का एरिया का रेशियो पूछा है, हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ई एफ के स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखो तो 5/2 का स्क्वायर कितना जाएगा, यहाँ पे 25/4 माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व करके हमारे पास कितना जाएगा, 4 चौक 16 और 9 25, यानी कि 9/4। तो रेशियो की फॉर्म में ये वाला एरिया कितना आ गया 9/4। अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, तो 3 के स्क्वायर में से 9 किसका स्क्वायर माइनस कर देंगे 25/4 विच इज इक्वल टू, तो यह जाएगा 36 - 25 डिवाइडेड बाई 4 एंड विच इज इक्वल टू 11/4, यानी कि रेशियो की फॉर्म में। तो इसका ए बी एफ ई का एरिया कितना आया 9/4 और रेशियो की फॉर्म में नीचे वाले का कितना आया 11/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया चार्ली। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। याद रखो किसी भी ट्रेपेजियम के अंदर, ट्रायंगल के अंदर, कहीं पे भी आपको दो पैरेलल लाइन दिखी है, उनके बीच का एरिया फाइंड करना है ना, तो बेस के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब जो पैरेलल लाइन है उनके स्क्वायर का डिफरेंस आपका हमेशा आंसर होगा रेशियो की फॉर्म में। और अगर किसी भी ट्रायंगल में कहीं पे भी क्वाड्रिलेटरल में आपको पैरेलल लाइन दिखी, मतलब सिमिलैरिटी, मतलब थेल्स थ्योरम, ये दिमाग में आपको छप जाना चाहिए। In the given figure below, PQRS is a parallelogram. If AP, AQ, CR and CS are the bisector of angle P, Q, R and S respectively, then ABCD is a। देखो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, खासकर किस क्वाड्रिलेटरल से क्या बनता है, पैरेललोग्राम से क्या क्या बन सकता है, रोम्बस कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है, वो सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर को अगर आप मीट कराओगे, जैसे एबीसीडी, तो ये मीट करके जो फिगर फॉर्म बनेगी, ये जो एबीसीडी आपको दिख रहा है, ये हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा हमेशा, ये रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, या पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी, ये क्या है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी हमेशा इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी। बाकी और चीजें भी होती है, जैसे अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, डायगोनल्स बराबर नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और डायगोनल्स के स्क्वायर का सम हमेशा ट्वाइस ऑफ साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, दूसरा लाइन्स और एंगल में अगर आपने लास्ट के सेशन देखे हैं तो मैंने आपको बताया था, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो देखो ये पैरेलल है इसके, ये किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्स का, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही आप ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, और क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल भी दोनों के बीच के कैसे होंगे बराबर, तो मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो पैरेललोग्राम जैसे ये था, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि वर्टेक्स, जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं।
अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम में होती है वो सारी की सारी होती है। इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है कि वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होगा और इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, ट्रेपीजियम हो, इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे इसमें कॉन्सेप्ट्स को हम सीखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड था, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, लेकिन प्रूफ कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चारों एंगल कितने हो गए 90 डिग्री और इक्वल पैरेलल वो होगा ही। इसका मतलब ये क्या बनेगा, हमेशा एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा। If the area of a regular hexagon is 96√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, then its perimeter is। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन होता क्या है। तो बेसिकली पहले समझो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन एक ऐसी फिगर होती है, ठीक है, जिसकी दो से ज्यादा साइड होती है। क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें दो से ज्यादा साइड है। अब उसके आगे लग जाएगा रेगुलर, तो रेगुलर का मतलब होता है कि सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर, सारी लाइनें जो आप ड्रॉ करोगे सब इक्वल होती है आपस में। अब सबसे छोटा रेगुलर, अगर मैं पॉलीगन की बात करूं, पॉलीगन क्या है, ऐसी फिगर, ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी दो से ज्यादा साइड है। तो दो से ज्यादा मतलब कम से कम 3 साइड होंगी, और रेगुलर मतलब कि सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर। तो ऐसा सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन बताओ जिसकी सारी साइड बराबर है और सारे एंगल बराबर, सारे एंगल इक्वल है। तो आपके दिमाग में आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 4 साइड पे जाएंगे तो स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर फिगर, क्योंकि इसकी चारों साइड कैसी है, बराबर, इसके चारों एंगल भी कैसे हैं, बराबर, मतलब सब कुछ इसमें क्या है, बराबर। ऐसे ही 5 साइड पे जाएंगे तो पेंटागन, 6 साइड पे जाएंगे तो हेक्सागन, तो ऐसी 7, 8, 9 और 10, मतलब जितनी नंबर ऑफ साइड्स उतनी हमारे पास एंगल होंगे। देखो 3 साइड 3 एंगल, 5 साइड 5 एंगल, यानी कि 5 वर्टिसेस। 6 साइड होंगी तो ठीक है 6 वर्टिसेस, यानी कि 6 एंगल। ऐसी तो हेक्सागन का मतलब क्या है, एक 6 साइड वाली क्लोज फिगर, और उसने क्या बोल दिया, रेगुलर। तो रेगुलर मतलब सब कुछ उसके अंदर बराबर है, उसकी सारी की सारी साइड इक्वल है और सारे के सारे एंगल उसके बराबर है। अगर ये आपको दिखे तो बस आपको याद क्या रखना है, ये है हेक्सागन जिसमें क्या है, साइड, तो सारी साइड कैसी है इसकी, बराबर। मान लेते हैं इसकी साइड ए है। दूसरी बात क्या रखना है कि जब हम इसमें हेक्सागन में, एक रेगुलर हेक्सागन में इन सारी साइड्स को मीट करेंगे तो ये हमेशा इसी पॉइंट पे आके मिलेंगी। और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन में ये जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूं जो कि 3/4 ए स्क्वायर होता है और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन के हिसाब से उसका कितना है 96√3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, 6 से कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। माइनस हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि साइड ऑफ अ पॉलीगन और एनी फिगर इन ज्योमेट्री कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हमेशा हम क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस वाली साइड लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, लेकिन उसने साइड नहीं पूछा, उसने क्या पूछा आपसे, पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो साइड कितनी है इसकी, हेक्सागन है तो 6 साइड होंगी, तो उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए विच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ब्रावो। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो एक रेगुलर हेक्सागन है, इसमें तो हम याद कर सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और एक हमारे पास वो आ जाए, एक पॉलीगन आ जाए, इजंट इट, हेक्सागन आ सकता है, सॉरी ऑक्टागन आ सकता है, नैनोगन आ सकता है, ठीक है, पेंटागन आ सकता है, तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे, आगे जाके क्वेश्चन आएगा, मैं वहां पे आपको बताने वाला हूं कि किसी भी रेगुलर फिगर का, एक पॉलीगन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, या कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन था तो हमने इस तरीके से निकाला, और रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, ऐसी फिगर, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 2 से ज्यादा साइड है, सारी एंगल बराबर है और सारी उसकी साइड बराबर है। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 8.06 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 2.08 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है उसने, तो ए बी सी एंड डी,
और उस पैरेललोग्राम में वो क्या बोल रहा है कि एक जो साइड है वो कितनी है 8.06 है, और उस साइड की जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो एल्टीट्यूड है यहां से इसकी लेंथ कितनी है 2.08। उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया। तो किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया की बात करें तो वो होता है बेटा बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट साइड किसी भी एक वर्टेक्स से। दूसरा, अगर आपको हाइट नहीं गिवन, अगर आपको ध्यान रखो लेट्स से हमें अगर ये गिवन ना होके यहां पे हमें ये दोनों साइड और उसके बीच का एंगल गिवन होता, तो हम क्या करेंगे कि जो एरिया होगा इसमें पैरेललोग्राम का, तो क्या होगा यहां पे ध्यान रखो, दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू और जो उनके बीच का एंगल था ना उसका साइन, तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई और उनके बीच के एंगल का साइन। तो ये दूसरा तरीका होता है, क्योंकि यहां पे हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, हमें एल्टीट्यूड गिवन है, बेस गिवन है, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम पैरेललोग्राम का, तो बेस कितना है 8.06 इंटू हाइट कितना है 2.08। तो अब एक चीज देखो, बहुत से बच्चे आप में से गलती क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, आप पहले देखो, अगर मैं डायरेक्ट 8 की और 2 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना गया 16, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आपको बस ये चेक करना है कि ऑप्शन में ऐसी कितनी वैल्यूज है जो 16 पॉइंट समथिंग है, तो एक ही आंसर है। अगर 2 वैल्यूज होती तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके सोल्व करते, लेकिन क्योंकि एक ही वैल्यू है हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्ट चार्ली। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतना स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये भी। ABCD is a quadrilateral such that BC is equal to BA। अब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसी एक क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड होती है, वो 4 साइड कुछ भी हो सकती है, मतलब वो बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है, वो रैंडम भी हो सकती है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें नहीं पता, बस उसने ये बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड है, और किस तरीके से कि BC बराबर है BA के, मान लेते हैं। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें उसने क्या बोला BC बराबर है AB के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एंड CD इज ग्रेटर देन, और CD जो है वो AD से बड़ा है। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है, तो किन किन एंगल की बात कर रहा है आप ये देखो, तो BAD, तो BAD, और किसकी बात कर रहा है BCD, BCD। तो अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें इस तरीके से, अब आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल्स में हम साइड कैसे देखते हैं, ध्यान रखो, जैसे ये एंगल आपको दिख रहा है A, ठीक है, अगर ये वर्टेक्स A है तो एंगल मानेंगे हम कैपिटल A। इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है BC, तो इसको लिखेंगे स्मॉल a। ये एंगल B है तो B के अपोजिट साइड कौन सी है स्मॉल b, ऐसे ही C के अपोजिट स्मॉल c, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल में मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है थीटा है, अगर दो साइड, दो एंगल बराबर हैं तो इस वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, इस वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, तो ये भी कैसी होंगी हमेशा बराबर। आप कह सकते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, अगर दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी हमेशा इक्वल होंगी। अगर ये आपको याद आता है तो यहां पे देखो ए बी सी में ए बी किसके इक्वल है बीसी के, तो बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है ये थीटा मान लेते हैं, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है ये, इसको भी हमने थीटा, क्योंकि ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी हमेशा इक्वल होंगे। अब इस वाले एंगल को मान लेते हैं x और इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम y। तो हमने क्या देखा यहां पे, हम कह सकते हैं यहां पे कि भाई देखो हमें कंपेयर किसको करना है BAD और BCD। अब इस ट्रायंगल में देखो ABC, उसने क्या बोला है कि भाई CD इज ग्रेटर देन AD। CD क्या है क्वेश्चन में उसने बोल दिया CD इज ग्रेटर देन AD। अगर CD बड़ा है तो CD के अपोजिट कौन सा एंगल है x, मतलब x भी किससे बड़ा होगा, तो AD के अपोजिट कौन सा एंगल है y, x शुड बी ग्रेटर देन y। दोनों तरफ थीटा ऐड कर देते हैं, तो जब दोनों तरफ हमने थीटा ऐड करा तो हमारे पास क्या है, यानी कि x प्लस थीटा इज ग्रेटर देन y प्लस थीटा, और x प्लस थीटा है क्या एंगल, एंगल A, एंगल BAD।
y प्लस थीटा कौन सा एंगल है, बी सी डी। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल बी ए डी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी डी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें, चार्ली। अगला क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, if AB is parallel to CD and AC is equal to BD then the quadrilateral must be a। अगेन आपको अगर सारे क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पता है, अगर उनके फिगर्स के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। समझ लेते हैं पहले। उसने बोला एक पैरेललोग्राम, तो पहले ध्यान रखो एक पैरेललोग्राम क्या होता है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ध्यान रखो अपोजिट साइड्स तो होंगी वो हमेशा इक्वल और पैरेलल होती हैं। उनके डायगोनल्स मैंने अभी बताया था बराबर नहीं होते पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी जो एक पैरेललोग्राम होल्ड कर रहा है वो एक रेक्टेंगल के अंदर भी होंगी, एक रोम्बस के अंदर भी होंगी, एक स्क्वायर के अंदर भी होंगी। अब रेक्टेंगल क्या होता है देखो, जिसमें बस वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होंगे और जिसके डायगोनल इक्वल होंगे। क्लियर है मेरी बात। ऐसी अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर में क्या होगा, यहां पे चारों साइड बराबर हो जाएंगी, मतलब इक्वल एंड पैरेलल तो होंगी ये। वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री, डायगोनल भी इक्वल होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ऐसे हमारा फिर आएगा रोम्बस। रोम्बस में क्या, चारों साइड तो बराबर है लेकिन उसके डायगोनल अलग अलग है, लेकिन उसके डायगोनल क्या करेंगे, डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ट्रेपेजियम क्या होता है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो इसमें वी हैव वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। किसी भी आप क्वाड्रिलेटरल में देखो जितने हमने लिखे हैं इसमें 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, इसमें भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, यहां पे भी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। लेकिन ट्रेपेजियम ही एकमात्र हमने ऐसा क्वाड्रिलेटरल देखा जिसमें वी हैव ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, और बाकी कैसे होते हैं ये नॉन पैरेलल साइड। अब आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए था कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम किसी भी ट्रेपेजियम की, इनको बोलते हैं स्लैंट हाइट, अगर ये बराबर हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और ये बराबर कब होंगी, जब मैं इस ट्रेपेजियम को सर्कल के अंदर डाल दूं। अगर किसी भी ट्रेपेजियम को, ध्यान सुनो उसको याद रखो हमेशा, अगर आपने किसी भी ट्रेपेजियम को एक साइक्लिक ट्रेपेजियम आपने बना दिया, साइक्लिक क्यों, क्योंकि चारों वर्टिसेस कहां लाई करेंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। या अगर आपने किसी भी ट्रेपेजियम को सर्कल के अंदर डाल दिया तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसका मतलब कि उसकी स्लैंट हाइट बराबर हो जाएंगी, इसके डायगोनल भी बराबर हो जाएंगे। तो अब यहां पे ध्यान से समझो, a quadrilateral ABCD is inscribed in a circle। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, नाम दे देते हैं A, B, C और D। If AB is parallel to DC, ये इसके पैरेलल है, and AC is equal to, तो यहां से क्या बोल दिया उसने, AC is equal to BD, मतलब डायगोनल्स कैसे हैं, बराबर। तो डायगोनल्स बराबर हैं और उसके अलावा आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग इन पांचों में से सबसे ज्यादा सही क्या लग रहा है हमें, ट्रेपेजियम, क्योंकि उसी में 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है। क्योंकि एडी और बीसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उसने क्या बोला है, डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल है। तो डायगोनल्स इक्वल कब होते हैं, जब ये दोनों स्लैंट हाइट बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब वो फिगर जो बन रही थी वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो बेटा ज्योमेट्री के जितने भी आप सेशंस देख रहे हैं, कॉपी पेन हमेशा आप लेके बैठो साथ में। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं उनको आप लिखते रहो और उनको याद करना स्टार्ट करो। जितने ज्यादा पॉइंट, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हो ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, नंबर सिस्टम में या किसी भी टॉपिक में, एग्जाम के अंदर उतना ही आपको जो है फायदा मिलेगा उनका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर परपेंडिकुलर देन ABCD मे बी अ रोम्बस। मैं कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं उनको आप लिख लीजिए। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर, एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अगर मैं साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा। उसी पैरेललोग्राम को अगर मैं एक सर्कल के अंदर डाल दूं तो रेक्टेंगल बनेगा, और अगर सर्कल के बाहर डाला तो एक रोम्बस बनेगा। अगर किसी भी एक पैरेललोग्राम के अगर मैं वर्टेक्स एंगल के एंगल बाइसेक्टर को ज्वाइन करूंगा तो हमेशा एक क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक रोम्बस बनेगा।
रोम्बस के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए था। दूसरी बात, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स को अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, इक्वल है, ध्यान रखना, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो रोम्बस बनेगा, लेकिन बाइसेक्ट करने के साथ साथ अगर इक्वल भी है तो एक स्क्वायर बनेगा। ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। ध्यान से समझो सारे स्टेटमेंट को, दोबारा समझो। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की अगर डायगोनल, ठीक है मैं बना देता हूं यहां पे, ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, तो ए बी सी डी, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल है बी डी के, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो ये क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो ऐसा कब होता है, रोम्बस के केस में। अब यहां पे देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अब आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। वो क्या होता है, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो बेटा इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होंगे, मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर ये O है, हाँ, लेकिन OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, हाँ, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। अब वो यही कह रहा है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर जाएं, तो अगर बेटा डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। अब उसने बाइसेक्टर नहीं बोला, बाइसेक्टर नहीं बोला, यहां पे देखो उसने सिर्फ क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हम उसको एक पैरेललोग्राम लेके चलें। अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है तो वो स्क्वायर कब होगा, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया है कि जब उसके डायगोनल्स बराबर हो और एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। सिर्फ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें ये वो नहीं है हमारे लिए, क्या होना चाहिए, हमें बाइसेक्ट भी करने चाहिए। तो इसीलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए था, तब जाके वो स्क्वायर बनेगा। सिर्फ 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ABCD क्वाड्रिलेटरल बोला है। अगर एक पैरेललोग्राम बोलता तो स्टेटमेंट ये सही हो जाता, लेकिन उसने क्या बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली वन। ट्रेपीजियम के ऊपर देखो एक और क्वेश्चन आ रखा है, इन अ ट्रेपीजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अभी बताया था मैंने कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम की, अब देखो छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको याद है ना तो क्वेश्चन अप्रोच करना कितना आसान हो जाएगा। ABCD उसने क्या बोल दिया कि नॉन पैरेलल साइड्स हमारी इक्वल है, तो किसी भी ट्रेपीजियम के अंदर अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, इस बात का मतलब क्या है कि वो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसको हमने सर्कल के अंदर डाल दिया और उसके डायगोनल्स हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो AC इज इक्वल टू BD। तो ये पहले दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BD के। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कब होगा, जब उसके स्लैंट हाइट बराबर होंगे। और ये बराबर कब होते हैं, जब हम किसी भी ट्रेपीजियम को सर्कल के अंदर डाल देंगे। तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए। ईच बीइंग ऑफ 5 यूनिट, और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है वो कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की है। क्या पूछ रहा है आपसे, देखो द पैरेलल साइड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। जो पैरेलल साइड है इनके बीच की दूरी, तो कौन सी दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर है। और द स्मॉलर साइड ऑफ द पैरेलल साइड इज ऑफ लेंथ 2, और ये जो पैरेलल साइड है AB और DC, उसमें से छोटी वाली की साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं एक एल्टीट्यूड डालूंगा तो ये जो यहां से यहां की दूरी है बेटा, ये भी कितनी रही होगी, 2 सेंटीमीटर। अब आपको याद कर रखना था पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको सभी को पता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होता है, 5 होता है। आप पाइथागोरस लगा के प्रूफ कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है और इनमें से कोई भी एक साइड 4 है, तो दूसरी क्या रही होगी, 3। अगर 5 है और ये 3 है तो 4। इसमें देखो अब इस ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनस कितना है, 5, इसकी हाइट कितनी है, 3, तो ये बेस कितना चला जाएगा, 4, ये 4 तो ये भी 4, क्योंकि दोनों में ये बराबर होती है।
उसने क्या पूछा है, सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम, एक निकालो उसको दुगना कर दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल कैसे हैं, बराबर है। तो अब इस ट्रायंगल में आप देखो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हाइट का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 6, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 45। तो AC की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पे 3√5। लेकिन उसने क्या पूछा है, सम ऑफ डायगोनल्स, और दोनों डायगोनल कैसे हैं, बराबर, तो उनका सम कितना हो जाएगा, दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6√5। और ध्यान रखो आगे जाके मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर कोई भी साइक्लिक ट्रेपीजियम है जिसकी आपको सारी साइड गिवन है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। वो क्या होता है आगे के सेशन में उसको हम डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम के ऊपर देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, लेट PQRS बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ABCD। अभी बताया था मैंने कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक और पैरेललोग्राम बनेगा। तो A B C एंड D हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, और आपने क्या किया है कि PQ, तो AB का मिड पॉइंट क्या है P, BC का क्या है Q, और CD का क्या है R, और DA का क्या है यहाँ पे S। आगे क्या बोला इसने, अच्छा स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे हैं, हमें इनको कंसीडर करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APS, तो APS यानी कि APS और एरिया ऑफ ट्रायंगल DSR, हमें बताना है कि इनमें से ये जो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं इनमें से किसके एरिया बड़ा है, कब, अगर BD लेस देन AD हो। तो BD जो है वो किससे लेस है, AC से छोटी है। देखो आपको ये फिगर यहाँ पे जो दिखना चाहिए वो ये है, बेसिकली यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम है। देखो ये जो यहाँ पे आपको डायगोनल दिख रहा है, अब ADC एक ट्रायंगल दिखा, ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट है देखो ये S और R। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये आपने साइड का मिड पॉइंट डाला है ये, तो अगर आप साइड का मिड पॉइंट डाल दो, लेट्स से ये A है, ये B है, ये F है, और ये A है, ये BAC है, तो EF की लेंथ कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को अगर आपने ज्वाइन किया, इसको हम बोलेंगे बेटा मिड पॉइंट थ्योरम, जो क्या बोलेगी कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी लेंथ हमेशा उस थर्ड साइड के आधी हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करो। अगर आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे हो DSR को, तो यहां पे देखो तो SR की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ AC। ऐसे अगर मैं यहां पे दूसरा एक डायगोनल ड्रॉ करूं तो यहां पे आप देखो ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है ADB, तो SP क्या है, आप बोलोगे SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, और वहां से SR की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ AC। बस ये आपको निकालना था और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखो एरिया के ऊपर भी यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है अभी कि ये जो ट्रायंगल है AEF, इसका एरिया हमेशा बड़े वाले के 1/4 होता है। अब आपको अगर ये समझ आया, अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया, जिस ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्यादा है उसका एरिया भी हमेशा ज्यादा होगा। क्यों बताया मैंने ये चीज, DSR, ये ट्रायंगल देखो DS की अगर मैं बात करूं, अब यहां पे इस ट्रायंगल में देखो, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में बेटा ये दोनों साइड बराबर हैं क्योंकि मिड पॉइंट है। अब क्योंकि DC बराबर होता है AB के, और AP AB का मिड पॉइंट है, DR BC का मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इसके बराबर है। मतलब इस वाली साइड पे SP पे और DR पे डिपेंड करेगा इन दोनों ट्रायंगल का एरिया। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, उसने क्या बोल दिया कि AC बड़ा है BD से, यानी कि BD छोटा है। अगर BD छोटा है AC से, ध्यान रखो, अगर BD छोटा है AC से तो आप कह सकते हो SP छोटा है किससे, SR से। देखो ये दोनों साइड बराबर और ये दोनों साइड बराबर, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया डिपेंड कर रहा था SP पे और SR पे, और यहां से क्या पता लगा, SP छोटा है किससे, SR से। इसका मतलब APS का एरिया छोटा होगा किससे, DSR से। तो ये आपको इंस्टेंट आपको दिखना चाहिए। एक तरीका और है इसका अप्रूव करने का, जब हम ट्रायंगल में इसको देखेंगे तो वहां पे आपको समझाऊंगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अभी बताया मैंने यहाँ पे, ध्यान रखो, ये जो अगर E और F साइड के मिड पॉइंट है तो बेटा AEF जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमेशा होगा 1/4 ऑफ ABC।
ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। मतलब 4 से 5 पॉइंट है जो आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पे देखो उसने बोला एबीसी, तो एबीसी कहां पे है, ए बी सी। पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट साइड के, ए बी के और बी सी के। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बी पी क्यू, तो बीपी क्यू का जो एरिया है आप कह सकते हो यहां पे बीपी क्यू का एरिया कितना होगा, हमेशा 1/4 ऑफ एबीसी। तो एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बीपी क्यू। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार्ली। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम विच इज नॉट अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है जो कि रेक्टेंगल नहीं है। तो उसने बोला है कि क्या ये स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है, मैंने अभी तक आपको सारी प्रॉपर्टीज की बता दी, तो इसमें क्या क्या खास बात होती है, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी, और इनके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, हाँ, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को वो हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इसके अलावा एरिया कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। क्या पता होना चाहिए कि यहां पे जो डायगोनल्स के स्क्वायर का सम होता है, या प्रूव कर सकते हैं cos थीटा से, इसको थीटा मानो, इसको थीटा मानो, ये कितना जाएगा 180 माइनस थीटा, cos थीटा लगाओ, और ट्रायंगल में cos थीटा लगाना आपको आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ी देर बाद मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो उनके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होगा ट्वाइस ऑफ साइड्स के स्क्वायर का सम। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, उसने क्या बोल दिया, इज नॉट इक्वल, लेकिन ये तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो उसने क्या बोला हमारे पास कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का ट्वाइस हमेशा बराबर होगा डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इफ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, अब रोम्बस की क्या खास बात होती है, अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है बेटा जिसकी चारों साइड कैसी होती है, बराबर। और अगर चारों साइड बराबर हैं, और ध्यान रखो एंगल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल्स बराबर नहीं होते, हाँ, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD, लेकिन अगर ये पॉइंट O है तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये आपको पता होना चाहिए। तो रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। अब यहां पे उसने क्या बोल दिया आगे, ओके, उसने कुछ और पूछा है, एरिया नहीं पूछा यहाँ पे। अच्छा, तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। अब देखो रोम्बस भी एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो अगर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पे भी होल्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइड्स के स्क्वायर का सम। लेकिन यहां पे अगर साइड ए है तो सारी साइड का स्क्वायर कितना होगा, हमेशा ए स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। तो ये डायगोनल्स के स्क्वायर का सम किसके बराबर आया, 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। साइड कितना है उसका 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना जाएगा ये 64। अब आपसे ये कह रहा है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू क्या किसी क्यूब के बराबर है। तो आप देखो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है फॉर एन इंटीग्रल। तो यहां पे ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ओनली 2 इज करेक्ट। तो छोटे छोटे पॉइंट है, देखो अगर आप उनको याद कर रहे हो ना, और करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, तो आप अच्छे से अप्रोच कर सकते हो, बस आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ABCD is a parallelogram is a point on BC such that BC ratio EC is equal to M ratio N। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, तो मान लेते हैं A B C and D। E is point on BC, E एक पॉइंट है BC के ऊपर इस तरीके से कि BE रेशो EC कितना है, M रेशो N की फॉर्म में है। इफ AE एंड BD, तो ये जो AE है और BD एक दूसरे को मीट कर रहे हैं कहां पे, F पे। तो उसने क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल FEB। तो FEB जो ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल FEB का आपको एरिया का रेशियो बताना है किसके साथ, AFD के साथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD के साथ। ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में या क्वाड्रिलेटरल में या कहीं पे भी आपको दो पैरेलल लाइन दिखें, इसका मतलब सिमिलैरिटी और थेल्स थ्योरम। अब अगर हम यहां पे बात करें तो सिमिलैरिटी का, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और तो उनके एरिया का रेशो हमेशा साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड हो, हाइट हो, एंगल बाइसेक्टर हो, रेडियस हो, सर्कम रेडियस हो, कुछ भी हो, उनके रेशो का स्क्वायर के बराबर होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। सिमिलरिटी तीन होती है हमारे पास, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। कहने का मतलब क्या होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, ध्यान रखो इक्वल बोला है मैंने, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के आपको दो एंगल बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब दे आर सिमिलर। सिमिलर मतलब दिखने में एक जैसे हैं, वो एक जैसे हैं नहीं तो दिखने में एक जैसे हैं। सिमिलर ट्रायंगल की खास बात होती है कि उनके एरिया का रेशो साइड के रेशो का स्क्वायर या हाइट के रेशो का स्क्वायर या फिर उनका एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इन रेडियस, सर्कम रेडियस या फिर उनका पेरीमीटर, उनके रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। एस 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 का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशो बराबर है, यहां पे हम रेशो लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशो बराबर है तो वो भी कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर की खास बात कि उनके एरिया का रेशो साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर दो साइड का रेशो बराबर है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है तो इन तीनों से हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। आपसे क्या पूछा है, एरिया का रेशो। तो देखो 80% ऑफ द टाइम अगर आपसे एरिया का रेशो पूछा है, साइड का रेशो देखे, ध्यान रखना 80% ऑफ द टाइम वहां पे सिमिलरिटी एप्लीकेबल होगी। और सिमिलरिटी में आपको ये दिखना चाहिए, तीनों में से कोई भी एक केस दिख जाए। अब एक चीज और समझो, एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की खास बात क्या है, आपको अभी तक मैं बताते हुए आ रहा हूं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। रेशो की टर्म में बीसी की लेंथ कितनी है, m प्लस एन, तो बेटा एडी की लेंथ कितनी जाएगी यहां से, m प्लस एन। अब आपको खोजना क्या है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलर हुए तो इनके एरिया का रेशो निकालना आसान हो जाएगा। आपने देखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। अब अगर ये वर्टिकली अपोजिट है, देखो ये पैरेलल है इसके, तो ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्स का। तो बेटा ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर, और अगर दो एंगल बराबर तो दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। और अगर ये सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, साइड्स के रेशियो के बराबर। अब देखो सिमिलरिटी को देखते कैसे हैं, आपको देखना ऐसे है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस एंगल के अपोजिट देखो, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, मतलब इनकी जो एंगल है, जो बराबर एंगल है, उनके अपोजिट वाली साइड का हम रेशियो लेके चलेंगे। अब मैं बी एफ ई में कौन सा एंगल देखा मैंने, ये वाला एंगल देखा, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या है, एम अपॉन, अब ये जो एंगल है दूसरे ट्रायंगल में इसके इक्वल कौन सा एंगल है, ये वाला, तो उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, एडी, विच इज एम प्लस एन। तो इनके रेशो का होल स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डेल्टा। बस आपको छोटे छोटे पॉइंट है जो याद होनी चाहिए बेटा, तभी आप अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। Bisector of two adjacent angle of A and B of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point P। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से सही है। कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना लो अपनी मर्जी से, जो आपको सही लग रहा हो। तो A, B, C एंड D एक क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें क्या बोला है आपसे कि जो एंगल A और B का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये A और B का जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो ध्यान रखो एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो ये जो एंगल है एपीबी एपीबी एपी यानी कि एपीबी, यानी कि ये वाले एंगल का आपसे रिलेशन पूछा है सीओडी के साथ। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको खास बात क्या बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखो ए पी बी ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी। और ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आप कह सकते हो कि हाफ ऑफ एंगल ए
प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे अगर हाफ की वैल्यू निकालनी है तो या मैं यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू पुट कर सकता हूं, या आप यहाँ पे सीधा हाफ मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ऐसे ही हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी, इसको एक साथ लिख लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस पी। यहां पे हमने लिख दिया 180 माइनस पी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 से 180 कैंसिल आउट, पी को इधर ले जाएंगे तो पी किसके बराबर आया, हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी, और यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, और एंगल पी मतलब ए पी बी हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया इसमें, अल्फा। देखो आप देखोगे ना, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ रखे हैं, बेसिक। ज्यादातर जो सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं बेटा ज्योमेट्री के या क्वाड्रिलेटरल के या सर्कल के या फिर ट्रायंगल के, उसमें 80% ऑफ द टाइम और इवन 90% ऑफ द टाइम बेसिक ज्योमेट्री ही आएगी। बस छोटे छोटे पॉइंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको सोल्व करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें, लेट एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। अब आप देख रहे हो ना कि पैरेललोग्राम के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारा आपको मैं रिवाइज इसमें करा दूं। ABCD be a parallelogram, let x and y be the midpoints of the side BC and AD, और M और N क्या है उसके, AB और CD के मिड पॉइंट है। पैरेललोग्राम बोला है तो बना लेते हैं बेटा। और पैरेललोग्राम की खास बात, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी एंड पैरेलल भी होंगी। तो A, B, C एंड D, x और y किस किस का है, BC का और AD का। तो BC का जो x है और AD का कितना है बेटा, y है, और M किसका है, AB का। तो AB का जो मिड पॉइंट है वो M है और DC का जो मिड पॉइंट है वो N है। आपसे बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्ट्रेट लाइन MX कैन नॉट बी पैरेलल टू YN। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो बेटा ये भी क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। और पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि MX इज पैरेलल टू MY और उसके बराबर भी है। तो इसके हिसाब से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्ट्रेट लाइन AC, अगर हम यहां से AC को ज्वाइन करें और BD को ज्वाइन करें, या XY को अगर हम ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करें, देखो आपको देखने में नहीं लग रहा, लेकिन जब आप फिगर एज पर स्केल लगाओगे तो बेटा ये हमेशा बिल्कुल तीनों चारों की चारों लाइन एक ही पॉइंट पे आके मीट करेंगी। तो इसका मतलब आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ओनली 2 इज करेक्ट। क्यों होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्यों हो रहा है, तो बेटा अगेन थ्योरम्स थ्योरम, ठीक है। अब आप ये देखो, ये क्या है, BC के बराबर। किसके बराबर हुई है, क्योंकि मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो देखो ये इसके बराबर इक्वल एंड पैरेलल, तो बेटा क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये भी इसके इक्वल एंड पैरेलल होगा। ऐसे आप यहां से देखोगे तो ये क्या है, देखो दोनों का मिड पॉइंट था, दोनों का मिड पॉइंट है तो मतलब बिल्कुल बीचों बीच डाला है, तो ये इसके इक्वल होगा। ऐसे ये इसके बराबर भी होगा। अब ये क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपने एक मिड पॉइंट पे एक पैरेललोग्राम बनाया है तो उसके डायगोनल और पहले वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रावो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर AB एंड AD का रेशियो आपको दे रखा है 2:1। तो आपसे पूछा है कि भाई अगर उनके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है तो द टू डायगोनल्स आर इन द रेशियो। एक पैरेललोग्राम है AB, C एंड D, जिसमें दो साइड्स का रेशियो AB का और AD का रेशियो, तो रेशियो 2:1 है। तो इसको मान लेते हैं बेटा 2x और इसको मान लेते हैं x, ठीक है। आप 2:1 मान के भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप 2x और x मान के भी कर सकते हो। और इनके बीच का एंगल, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60, तो ये मान लेते हैं 60। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180। तो ये कितना हो जाएगा यहां से 120 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा यहां से 120 डिग्री। दूसरा, उसने डायगोनल्स का रेशियो पूछा है।
तो देखो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हमने इसको मीट किया, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल में AC अगर दो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल दे रखा है और आपसे तीसरी साइड पूछे तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं वहां पे cos थीटा। cos थीटा कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान रखो, अगर ये एक ट्रायंगल है A B और C, तो A के अपोजिट, ये एंगल A है तो A के अपोजिट A साइड, B के अपोजिट B साइड, C के अपोजिट C साइड। मान लेते हैं यहां पे हमने लगाया cos थीटा, ये थीटा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो देखो याद कैसे रखोगे, cos थीटा, तो जिन साइड पे वो थीटा बनाए ना उनके स्क्वायर का सम, तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, जो उसके अपोजिट वाली साइड है उसके स्क्वायर का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ A इंटू C। ये होता है किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको cos थीटा अप्लाई करना है तो। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, ए बी से एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये कितना है 60 डिग्री, और ये दोनों आपके पास गिवन है रेशियो की फॉर्म में, तो AC की लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, cos 60 लगा के। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, तो √3/2 इज इक्वल टू, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2x, हमने cos थीटा का अप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी बेटा वैल्यू गलत लिख दिया मैं ये, तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सोल्व करके आप देखोगे तो AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AC का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बेटा यहां से ये 3x स्क्वायर। एसएन क्या निकालेंगे, यहां से BD निकालेंगे, और BD कैसे निकालेंगे, अगेन cos थीटा लगा के। अब ये कितना एंगल है 120, देखो ये 2x तो ये भी 2x, ये x तो ये भी x, क्योंकि साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो जब हमने यहां पे cos थीटा लगाया तो बेटा cos 120, तो cos 120 इसका मतलब 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, 2x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या बनाइए BD का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, तो 2x इंटू एक्स। अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है, नहीं पता तो ब्रेक कर सकते हो, 90 + 30, और cos 90 + थीटा sin थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है, और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो अब लिख सकते हैं यहां से -1/2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x स्क्वायर। तो बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो BD की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप यहां से ध्यान से देखोगे तो बेटा BD स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी 7x स्क्वायर। तो BD स्क्वायर है ना, लेकिन हमसे क्या पूछा है इसका रेशो, तो आप देखो AC की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, AC और अगर मैं BD का रेशो देखूंगा तो AC की वैल्यू हो जाएगी √3x और BD की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √7x। तो बेटा रेशो कितना आ गया आपके पास, √3 रेशो √7, यानी कि ब्रावो आंसर, क्योंकि उसने कोई ये नहीं बताया है, बस आपसे पूछा है कि डायगोनल्स का रेशो बताओ, किसका किसके साथ, कुछ नहीं पूछा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा √7 रेशो √3, ब्रावो इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको दो साइड दे या दो साइड का रेशियो दो, तीसरी पूछे और उनके बीच का अगर आपको एंगल दे रखा है तो हमेशा cos थीटा अप्लाई करेंगे, और cos थीटा ऐसे आप याद रख सकते हो। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर एट राइट एंगल, अगर एक ट्रेपीजियम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, एंड द स्लैंट हाइट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द ग्रेटर ऑफ द two parallel side, if the area of the trapezium is 16 square centimeter, then the distance between the parallel side is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपको याद है आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये टाइम टेकन है। उसने बोला कि एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, इधर बना लेते हैं, और ट्रेपीजियम है लेट्स से A, B, C एंड D, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं बेटा, राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और एक बात और कह दी कि जब इन स्लैंट हाइट को मैं ऊपर की तरफ हम मीट करें ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लार्जर साइड, मतलब ये जो PDC, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिखा है ये DC पे बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि PD = DC = CP। अगर ये कंडीशन आपको दी है
कि भाई अगर हम ट्रेपीजियम की स्लैंट हाइट को बढ़ा रहे हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है बड़ी वाली साइड पे, इसका मतलब बेटा देखो ये ऑलरेडी पैरेलल है और पीडीसी क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब ये होगा कि जो स्लैंट हाइट है ये दोनों बराबर हैं। अगर स्लैंट हाइट बराबर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसका मतलब उस ट्रेपीजियम की जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, सॉरी नॉट ए बी, यहां से हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल एसी है वो किसके बराबर है बेटा, बीडी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि स्लैंट हाइट इक्वल है। वो क्यों इक्वल है, क्योंकि इस ट्रेपीजियम में जब हम स्लैंट हाइट को बढ़ा रहे हैं तो बड़ी वाली साइड के साथ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो रेशियो होगा ये हमेशा बराबर होगा, और उस केस में ये क्या बन जाएंगी, दोनों बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो ये क्या बना, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, यानी कि साइक्लिक ट्रेपीजियम, जिसके डायगोनल्स भी हमेशा बराबर हो जाएंगे। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देखो दो तरीके होते हैं। अगर हम ट्रेपीजियम का एरिया देखें तो एक तरीका होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितनी है इसमें, ए बी प्लस बी सी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एच, तो इनटू एच। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है एरिया फाइंड करने का, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर उनका डायगोनल D1 और D2 है तो उनके डायगोनल्स की मल्टीप्लाई इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उनके डायगोनल्स के बीच का जो एंगल है ना उसका साइन। अब यहां पे देखो डायगोनल्स के बीच का एंगल कितना है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो एरिया निकालने के हमारे पास ये दो तरीके हैं। अब अगर ये आपको दो तरीके दिखे तो पहले वाले से बेटा एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली वाली क्वेश्चन अगर मैं मतलब अप्लाई करूंगा तो हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसको मान लेते हैं लेट्स से ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए बी में यानी कि आप कह सकते हो कि ए प्लस बी की वैल्यू, या बी ना भी मानोगे अभी डायरेक्ट लिख लेते हैं, थोड़ा और शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा इसमें भी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि बेटा ए बी प्लस बी सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो आप बोलोगे 32 अपॉन एच के बराबर आ गई। और अगर जब यहां पे मैंने एरिया निकाला और D1 D2 कैसे है दोनों बराबर, तो एरिया बेटा किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे हाफ डायगोनल का स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना है 16, इंप्लाइज दैट कि बेटा डायगोनल का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 32 के बराबर आ गया। तो ये दो पॉइंट आपको दिखनी चाहिए। अब ये दो पॉइंट दिखे, इसको मान लेते हैं बेटा, चलो ए मान लिया, क्या माना है इसको ए, ये क्या है एल्टीट्यूड, तो ये एच तो ये भी एच। अब ये ए है तो यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगी, ये ए हो जाएगी। यहां से इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। लास्ट क्वेश्चन पे लास्ट टू लास्ट जब ऐसा क्वेश्चन हमने किया था मैंने वहां पे आपको बताया था, अगर स्लैंट हाइट बराबर है तो ये दोनों हाइट भी, ये दोनों लेंथ भी हमेशा बराबर होती है। अब आपको दिख रहा है देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, अगर मैं यहां पे बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आपको पता है एच का स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहां पे डायरेक्ट कह सकते हैं, अच्छा यहां से आप फॉर्मूला इसकी फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहां पे आप देखोगे अगर मैं इसको ए और सी की फॉर्म में, इस वाले पहले वाले स्टेटमेंट को मैं ए और सी की फॉर्म में, ए और एक्स की फॉर्म में निकाल देता हूं। जब हमने यहां पुट करेंगे इसको तो कितना आएगा देखो हाफ ऑफ ए बी और डीसी को जब ऐड करेंगे तो बेटा कितना जाएगा यहाँ पे इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 16। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 16 आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे पाइथागोरस लगाया इस वाले ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस लगाया तो क्या मिलेगा देखो h का स्क्वायर प्लस, अब इसमें बेस कितना है a प्लस एक्स, बेटा इंटू एच भी था ये, तो यहाँ पे इंटू एच आ जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर आप देखोगे, a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन एच इज इक्वल टू किसके बराबर है AC का स्क्वायर। तो a प्लस एक्स की जगह में क्या रख सकते हैं यहाँ पे 16 अपॉन एच, तो यहाँ पे देखो एच स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एच का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, और AC क्या है डायगोनल, और बेटा डायगोनल की वैल्यू कितनी है, डायगोनल का स्क्वायर कितना है 32। आपका आंसर आ गया। बस बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद इसको सोल्व करने बैठ जाते हैं। बेटा आपको सोल्व नहीं करना, आपको हाइट फाइंड करनी है ना, तो हाइट ऑप्शन में तो है आपके पास, और अगर हाइट आपके पास ऑप्शन में गिवन है तो आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखो। यहाँ पे अगर मैंने h की जगह 2 रखा तो 2 रखा 2 का स्क्वायर 4,
2 से डिवाइड करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68, लेकिन कितना आना चाहिए 32, मतलब पहला आंसर नहीं है। दूसरा रखो, मैं 4 रख रहा हूं, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, सेटिस्फाई हो गया, मतलब वो हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। आप जो टाइम वेस्ट करते हैं, आप करते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने बैठ जाते हो, बेटे एग्जाम के अंदर नहीं करना है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, पर आप डायरेक्ट फिट एंड ट्रायल करो, वैल्यू पुट करके देखो, जो वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर जाएगी वो आपका आंसर। हाँ, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो याद रखने पड़ेंगे आपको। आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 135, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल कितना है 135, देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू, पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। लेट्स से हमारे पास एक पॉलीगन है जिसमें n साइड है, n साइड का हमारे पास एक पॉलीगन है, तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, सारे इंटीरियर एंगल का सम, तो कितना होता है बेटा वो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन की n साइड है तो बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे हम कैसे निकालेंगे, n-3/2, ये दो चीजें जो आपको डायरेक्ट यहां पे याद होनी चाहिए। किसी भी पॉलीगन में अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होगा, और डायगोनल्स जो होते हैं वो n-3/2 के बराबर होंगे। अब हर एक एंगल का सम कितना है बेटा 135, और एंगल कितने हैं उसमें, मान लेते हैं n साइड है, तो सारे एंगल्स में जितनी साइड उतने एंगल, और अगर एक एंगल 135 है तो n एंगल्स की वैल्यू 135 इंटू n, तो यानी कि ये सारे इंटीरियर एंगल का सम आ गया। लेकिन सारे इंटीरियर एंगल का सम होता कितना है, तो आप बोलोगे n-2 इंटू 180 डिग्री। हम सोल्व करेंगे बेटा, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो सोल्व करेंगे, थ्राइस ऑफ n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड है 8 साइड है। साइड में पूछा, क्या पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, यहां पुट कर देंगे 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 20, तो उस पॉलीगन के अंदर बेटा कितने डायगोनल होंगे 20 डायगोनल होंगे। बस ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए थी, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम याद रखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स याद रखो, बाकी और चीजें भी हैं जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। If a star figure is found by elongating the side of a regular pentagon, then the measure of each angle at the angular point of the star figure is, अब उसने क्या बोल दिया कि एक रेगुलर पेंटागन है, उसको साइड को बढ़ा के हमने एक क्या बना दिया, एक स्टार बना दिया। अब देखो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कैसे, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी रेगुलर फिगर को, बस ये पॉइंट दिमाग में रखो, लिख लो इसको, किसी भी रेगुलर फिगर को अगर आप एलोंगेट करोगे, उसकी साइड को अगर आप बढ़ाओगे और बढ़ा के अगर आप एक स्टार बना रहे हो, तो वो स्टार भी हमेशा रेगुलर होगा। रेगुलर मतलब सारे एंगल बराबर, और किसी भी n पॉइंटेड, अगर किसी भी स्टार में n पॉइंट है तो उसके एंगल्स का सम क्या होता है, ध्यान रखो। अगर आपके पास एक स्टार है बेटा जिसके अंदर कितनी साइड है n साइड है, तो ध्यान रखो उसके एंगल्स का जो सारे एंगल्स का सम होगा n-4 इंटू 180 डिग्री। जैसे मैंने आपको भी क्या बताया था, अगर वो एक पॉलीगन है तो पॉलीगन के सारे एंगल्स का सम कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। ये क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। लेकिन अगर n पॉइंटेड स्टार है तो उसके स्टार के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, तो n-4 इंटू 180 डिग्री। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अगर एक पेंटागन है तो पेंटागन को बढ़ाएंगे तो एक रेगुलर स्टार ही बनेगा, जिसकी पेंटागन में 5 साइड है तो स्टार में भी 5 साइड होंगी, यानी कि 5 एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर उसमें 5 पॉइंट है, अगर उस स्टार के अंदर 5 पॉइंट है तो बेटा उन सारे एंगल्स का सम, तो यहां पर आप कह सकते हो कि n पॉइंटेड स्टार के सारे इंटीरियर एंगल का सम, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 180 डिग्री। क्योंकि वो एक रेगुलर स्टार है तो सारे एंगल बराबर, यानी कि पांचों के पांचों एंगल बराबर। और अगर पांचों एंगल का सम 180 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा आपके पास 360, मतलब सॉरी 36 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया। लेकिन अगर फिर भी आपको देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ध्यान देखो कैसे करना है। आपको पहले ये लगाना है कि एक पेंटागन में कितना एंगल होता है। देखो बेसिक से आपको ये कैसे करना है, ये डायरेक्ट आपको लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन एक पेंटागन बना लेते हैं बेटा।
ठीक है, ये पेंटागन है। और कैसा पेंटागन है कि रेगुलर, रेगुलर मतलब जिसकी चारों पांचों की पांचों साइड बराबर है और पांचों के पांचों एंगल उसके बराबर है। हमने इसकी साइड्स को एलोंगेट कर दिया, बढ़ा दिया। बेटा इसको ऐसे बढ़ा दिया लेफ्ट से, तो ये कहीं ऐसे बढ़ाएंगे तो कहीं यहां जाके मीट करेगा, मान लेते हैं ऐसे। इसको यहां बढ़ा दिया तो ये ऐसे आके मीट कर रहा है। ये इस तरीके से कुछ आपको मीट करता हुआ दिखेगा। तो जब हमने इसको बढ़ाया तो स्टार आपको दिख रहा है कि, तो इस स्टार के अंदर पॉइंट देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंटागन पे बढ़ाया है तो 5 ही आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद नहीं था तो आप कैसे करते, क्योंकि एक रेगुलर पेंटागन है तो बेटा रेगुलर पेंटागन का जो एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है, कैसे निकालोगे, यहां से n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या है वो एक पेंटागन, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से 2 गया 3, 3 इंटू 180 डिग्री। और पेंटागन में सारे एंगल बराबर, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 36 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 108। यानी कि इस पेंटागन का हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 108 डिग्री का है। और अगर हर एक एंगल 108 डिग्री का है तो आपको क्या याद रहना चाहिए था, यहां पे किसी भी एक ट्रायंगल को पकड़ लो। इसको पकड़ लेते हैं बेटा, जब इसको हमने बढ़ाया है तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। और अगर ये वाला एंगल 72 है तो बचाओ एंगल कितना, अगर ये एंगल 108 है तो ये वाला एंगल 72, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये 108 तो ये भी 72, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180। तो 72 प्लस 72 144, 180 में से माइनस करेंगे कितना जाएगा 36। आप इतना लंबा भी सोल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, दोबारा से उसी के ऊपर है, पीछे भी सोल्व किया हमने ऐसा क्वेश्चन, इस बार दोबारा पूछ लिया उसने कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम with AB and AD as adjacent side. If angle A is equal to 60 degree, then the diagonals BD will be equal to। एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं, A B C and D। तो उसने बोला है कि AB और AD का जो रेशियो है, AB कितना है, ट्वाइस ऑफ AD। तो अगर AD x है तो बेटा AB कितना है, उसका ट्वाइस है। और उनके बीच का एंगल ये कितना है, 60 डिग्री। आपको BD की लेंथ निकालनी है, खुद से निकालो। मैंने क्या बताया था, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो या उनकी वैल्यूज आपको दे रखी है और उनके बीच का एंगल गिवन है। आपसे थर्ड साइड पूछिए, कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू तो बेटा आप बोलोगे 1/2। कॉस 60 किन साइड पे है, तो आप बोलोगे 2x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू x इंटू, मतलब इस ट्रायंगल में ABD में हमने क्या लगा दिया, कॉस थीटा लगा दिया यहाँ पे। बस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू √3x, x क्या है, AD। तो आप कह सकते हो कि जो BD की वैल्यू है वो कितना है, √3 टाइम्स ऑफ AD। ब्रावो आंसर, डायरेक्ट आप अप्रोच कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जब क्वेश्चन पूछा इससे पहले ऑलरेडी ये एग्जाम में आ रखा था। उसने क्या बोला है कि इफ x इज एनी पॉइंट विद इन ए स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर है A B C एंड D, और x एक पॉइंट है जो स्क्वायर के अंदर है। तो देखो x पॉइंट जो है ना, अब दिक्कत बच्चों के साथ क्या आती है कि सर ऐसे पॉइंट कहां ले, तो क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले वाले 2-3 एग्जाम से पहले आया हुआ था, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे अंडरस्टूड था कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मैंने AX पे, उसने बोला है कि AX पे हमने एक स्क्वायर बनाया है, AXYZ इस तरीके से बनाया है कि वन ऑफ दी वर्टिसेस ऑफ दैट स्क्वायर उस स्क्वायर के अंदर आ रही है। जो हमने AX पे जो स्क्वायर बनाया है ना, उसमें पहले वाले स्क्वायर की कोई एक वर्टिसेस उसके अंदर लाई कर रही है, ये आपको दिमाग में रखना था। तो वो पॉइंट बेटा मान लेते हैं यहां भी हो सकता है x, और वो यहां भी हो सकता है। इसमें दो केस बन के आते हैं, दो केस में आपको ध्यान का रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पॉइंट यहां पे है तो ये एक स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरीके से, और बेटा ये अगर पॉइंट हम नीचे की तरफ ले रहे हैं तो ये स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरीके से। तो AXYZ, और यहां पे बनेगा AXYZ। तो ये दो केस बनते हैं, दोनों ही केस में आपको सोल्व करना है। मैं आपको एक केस सोल्व करके दिखा रहा हूं, कैसे करेंगे।
दूसरे पे आप खुद अप्लाई करना। अब देखो एक चीज देखो, यहां पे आप देख पा रहोगे बेटा एंगल डीएबी कितना है, डीएबी 90 डिग्री, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर। ऐसे देखो जेड ए एक्स क्या है, 90 डिग्री, क्यों, एंगल ऑफ स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ये जो हमें बीच वाला एंगल दिख रहा है भाई, इन दोनों में मान लो आप इस फिगर को छोड़ दो, ए एक्स वाई डी जो बी के अंदर, इसको छोड़ दो, इस पे काम करते हैं अभी। तो मैंने क्या काम करा, ये जो मुझे एंगल दिखा यहां पे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहां पे, इस एंगल को बेटा मान लेते हैं थीटा, ठीक है, और बी को भी ज्वाइन कर देते हैं, कहां से, इसको यहां पे बी एक्स को। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बता सकते हो कि ये जो पूरा एंगल है एक्स ए बी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल थीटा है एक्स ए जेड में, पूरा एंगल कितना था 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से 90 माइनस थीटा। ये आपको दिखना चाहिए। अगर ये आपको दिखा है तो आपको काम किस पे करना है बेटा, यहाँ पे आपको करना है इन दोनों ट्रायंगल पे, कौन कौन से, ए जेड ए डी पे, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे जेड ए डी पे, और दूसरा आपको काम करना है वहां पे एक्स ए बी पे, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अब आप जब जेड ए डी को देख रहे हो तो देखो एडी, इस वाले ट्रायंगल की जो लेंथ है एडी, ठीक है, जेड ए डी में जो एडी है, अगर आप यहां पे देखोगे ए एक्स बी में, वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। वो दोनों क्यों बराबर है, बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर की साइड है। अगर मैं जेड ए डी में देख रहा हूं, ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं, जेड ए डी में देखो, जेड ए डी में जो ए जेड है, ठीक है, जो ए जेड है वो किसके बराबर है बेटा, अब आप देखोगे तो ए एक्स बी में वो ए एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर, कौन से, देखो ये वाली है एबीसीडी की साइड, दोनों इसलिए बराबर है। ये किसकी है, ए एक्स वाई जेड की साइड है ये। अगर ये दोनों बराबर दिखी और इनके बीच का एंगल देखो क्या है, बराबर है, तो आप कह सकते हो जेड ए डी बराबर है किसके, तो आप बोलोगे ये है बराबर एक्स ए बी के। आपको दिख रहा है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, सिमिलरिटी तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं, इसको ध्यान रखो बेटा। कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो 5 तरह की होती है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, मतलब बताऊंगा अभी क्या होता है आपको इनका, और एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और आरएचएस। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी, बिल्कुल डिक्टो सेम, जिसमें सब कुछ बराबर है, यानी कि दोनों ट्रायंगल की साइड बराबर, दोनों साइड्स के, दोनों ट्रायंगल की एंगल बराबर, उनका एरिया बराबर, उनकी हाइट बराबर, पैरामीटर, मतलब सब कुछ जहां पे बराबर चलेगा। सिमिलरिटी में रेशियो बराबर होता है, यहाँ पे हर एक वैल्यू बराबर होती है, बिल्कुल कार्बन कॉपी, मतलब बिल्कुल डिक्टो सेम है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये कब कब हो सकते हैं, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो, इट मींस वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो ट्रायंगल है जिनकी दो साइड बराबर है और उनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो भी कैसे होंगे वो, कॉन्ग्रुएंट। मतलब वो दोनों एक ही ट्रायंगल हैं, वो अलग अलग ट्रायंगल नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है। या फिर दो एंगल बराबर हो और उनके बीच वाली साइड भी बराबर हो जाए, या फिर दो एंगल बराबर है और उसके बगल वाली साइड बराबर हो जाए, या फिर आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के अलावा कोई दूसरी साइड अगर बराबर हो जाए, तो ये 5 केस होंगे जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। यहां पे देखो साइड साइड, इनके बीच का एंगल, तो ये क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड। तो मैं कह सकता हूं बाय साइड एंगल साइड, ये जो ट्रायंगल था ए जेड डी, और यहां पे जो दिख रहा है आपको ए एक्स बी, ये दोनों कैसे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ बराबर चलेगा। इसका मतलब 90 माइनस अपोजिट के अगेन देखो जेड डी, यहां पे क्या है बी एक्स, तो मैं कह सकता हूं कि बेटा जेड डी किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर है, ठीक है। अच्छा वो मैंने दो उसमें फिगर को मर्ज कर दिया है, ठीक है। जब आप अलग अलग बनाओगे तो आप इसको जो है एक फिगर से आपको ये मिलेगा और दूसरी फिगर से आपको ये मिलेगा। ऐसे ही जब यहाँ पे एंगल की बात देखो, ए बी एक्स, अभी नहीं देख रहा, ए डी जेड, तो आप देखो ए डी जेड, क्योंकि सब कुछ बराबर है तो बेटा यहां पे किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके किसके, ए बी जेड की। तो ए बी
अच्छा ए डी जेड की किसके बराबर हो जाएगा ये, ए डी जेड की। अच्छा मैंने ये गलत मिला दिया, हमें ए एक्स वाई जेड, कोई बात नहीं, एक बार उसको देख लेना इसी तरीके से, ठीक है। आपको बेटा कॉन्ग्रुएंसी पे काम करना है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे तो इसी से प्रूव करके दूसरे से भी आप प्रूव करोगे, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। नहीं समझ में आता है, नहीं आपको अगर ये हो पा रहा है, आप मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको दोबारा सोल्व कर दूंगा आपके लिए। आगे देखो क्या बोल रहा है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर है, जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रही है, और ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ध्यान रखो अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। अगर उसने ये बोल दिया कि भी देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कहां दिख रहा है आपको, सर्कल के अंदर है, वो कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से बना लेते हैं, ए बी सी और डी। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जिसकी साइड्स क्या क्या है, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो 2 मान लेते हैं और 5 मान लेते हैं, और उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। और उसने बोल दिया इफ द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है फोर्थ साइड बताओ क्या होगा। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। तो अगर ये 60 डिग्री है तो, और अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 120, तो ये कितना हो जाएगा यहां से 120 डिग्री। आपको यहां पे ये दिखना चाहिए था, देखो ये जो साइड गिवन है मुझे डीबी फाइंड करना है। अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको x मान लूं तो आपको दिख रहा होगा कि मैं cos थीटा लगा दूंगा। क्या लगाना है मेरे को, cos थीटा। बेटा cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे अगर cos लगाया तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस bd का स्क्वायर अपॉन, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से सोल्व करोगे बेटा bd का स्क्वायर किसका हो जाएगा, 25 4 29, 29 में से 10 माइनस किया 19। अब abd में cos थीटा लगा दो, तो जब यहाँ cos 120, तो cos 120 मतलब 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो sin 30 की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस bd का स्क्वायर अपॉन, क्या बन जाएगा वो, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, bd की वैल्यू पुट करेंगे 19, तो हमारे पास कितना जाएगा ये 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 19, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, 10 के ऐसे फैक्टर करो, बीच में साइन क्या है माइनस का, कि घटा के क्या आ जाए 3 आ जाए, तो आपको बताया 5 दूनी 10, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, सॉरी ये माइनस था यहाँ पे, यहाँ जाके कैसा हो जाएगा बेटा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 5 2 10, तो यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी बेटा 5 और एक आएगी आपके पास 2, लेकिन 5 वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी नेगेटिव आएगी, और दूसरी वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, पॉजिटिव। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा ये, क्योंकि साइड जो होगी बेटा क्वाड्रिलेटरल की वो निगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 2 आएंगी आपके पास सोल्व करके, एक आएगी माइनस का 5 और एक आएगी 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। Let A denote the set of quadrilaterals having two diagonal equal and bisecting each other. Let B denote the set